हाँ जी बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं ये वाला टॉपिक, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमने कल क्या पढ़ा था? इम्प्लांटेशन वाला पढ़ा था, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमने पढ़ी थी किसमें हो रही थी, किसमें, मतलब जाइगोट की डेवलपमेंट किसमें स्टार्ट हो गई थी? फैलोपियन ट्यूब में, राइट। फिर उसके बाद मोरुला, मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट, फिर ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन करती है एंडोमेट्रियम में। ये हमने पढ़ा था अच्छे से कि कैसे कनेक्शन बनाती है। जब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम के साथ कनेक्शन बनाता है तो हम बोलते हैं मदर, फीमेल इज प्रेग्नेंट, राइट। चुपचाप बैठ जाओ, चुपचाप। चलो, आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट सबको याद है, ठीक है। प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज ट्रोफोब्लास्ट, कॉल्ड कोरियोनिक विल्लाई। बच्चों ये तुम्हारा ना एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको मैं अभी डिटेल में बताऊंगी। सिर्फ यहाँ पर मैंने अच्छे से बताने के लिए इसको यहाँ से ड्रॉ किया है यहाँ, ठीक है। ये देखो, ये है यूट्रस कैविटी और ये एम्ब्रियो, समझ लो ये एम्ब्रियो है, ये यूट्राइन कैविटी है। बच्चों मुझे आवाज तुम्हारी पीछे से आए ना, बस इधर सुन लो ध्यान से, ठीक है। ये यूट्राइन कैविटी है, राइट। और ये दिख रहा है जो, ये है एम्ब्रियो, क्लियर। ये एम्ब्रियो है। अब इसके चारों तरफ मैंने क्या बताया था? ट्रोफोब्लास्ट होता है, और एक मैंने बताया था, अगर तुम्हें ध्यान हो, इंटरनल सेल मास, इनर सेल मास, जिसको हम एम्ब्रियोनल नॉब के नाम से भी बोलते हैं। वो क्या बनाता है? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो बन चुका है इनर सेल मास से, एम्ब्रियो ये दिख रहा है ना, ठीक है। और ये है ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट ने ये बना ली है कोरियोनिक विल्लाई। अरे क्या हो गया? ये देखो, ये ट्रोफोब्लास्ट ने कोरियोनिक विल्लाई बना ली है। इसको बोल देते हैं, जो पिंक वाली हैं, दिस इज कॉल्ड एज कोरियोनिक विल्लाई। मतलब ये जो पिंक पोर्शन है, कोरियोनिक विल्लाई। अब ये कोरियोनिक विल्लाई फीटल टिश्यू है, ये ध्यान रखना। कोरियोनिक विल्लाई फीटल टिश्यू है, फीटस का है ये, ठीक है, फीटस से रिलेट कर रहा है। और जो ऊपर मदर की यूट्राइन है, ये यूट्राइन टिश्यू यानी कि एंडोमेट्रियल टिश्यू है, ये वाला जो ग्रीन वाला देखोगे, इसके साथ ये कनेक्शन बना लेगा। ये कोरियोनिक विल्लाई एंड यूट्राइन टिश्यू, ये बिल्कुल ऐसे, इसको बोलते हैं इंटरडिजिटेशन, ऐसे फंसा लेगा एक दूसरे को, टिश्यू को ना। ये दिख रही है फिंगर्स, ए ऐसे है ना, ये देख रहे हो। तो ये है फीटस का टिश्यू, और ये ग्रीन वाला है मदर का टिश्यू, यूट्राइन टिश्यू, एंडोमेट्रियल टिश्यू। तो यहां पर लिख सकते हो आप यूट्राइन टिश्यू। यूट्राइन टिश्यू मीन्स मैटरनल टिश्यू, एंड कोरियोनिक विल्लाई टिश्यू मीन्स फीटल टिश्यू। और ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ध्यान से सुनना। यूट्राइन टिश्यू और कोरियोनिक विल्लाई दोनों मिलकर के बना देते हैं प्लेसेंटा, राइट। प्लेसेंटा, हाँ बोलो। ये देखो, ये कोरियोनिक, एक मिनट रुको, ये कोरियोनिक विल्लाई है, ये कोरियोनिक विल्लाई है, और ये यूट्राइन टिश्यू है। ये दोनों मिलकर के बना देते हैं प्लेसेंटा, राइट। अब इस प्लेसेंटा का क्या रोल है ये जानना है। तो बच्चों इसमें ये पता होना चाहिए आपको कि प्लेसेंटा क्या करता है। प्लेसेंटा के थ्रू मदर से एक तो न्यूट्रिएंट्स और एक ऑक्सीजन, ये इधर पास ऑन करता जाएगा, न्यूट्रिएंट्स एंड, अरे क्या हुआ, हाँ, ये देखो इधर पास ऑन करता जाएगा इनको, ठीक है। और किसके थ्रू एंटर करेगा ये एम्ब्रियो के अंदर किसके थ्रू एंटर करेगा? एम्ब्लाइकल कॉर्ड के थ्रू। जो ये आपको नजर आ रही है, ये है एम्ब्लाइकल कॉर्ड,
बच्चों ये है एम्ब्लाइकल कॉर्ड। एक मिनट, पता है एम्ब्लाइकल कॉर्ड कभी न्यूबॉर्न बेबी की देखी है? हाँ बिल्कुल, एम्ब्लाइकल कॉर्ड जिसके थ्रू खाना पीना अंदर जाता है बच्चे के। तो एक तो ये ध्यान रखना, एम्ब्लाइकल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ फीटस नॉट मदर। umbilical cord is the connection between placenta and fetus। दो तीन बातें ध्यान रखो, umbilical cord is the connection between placenta and fetus। through this umbilical cord nutrients and oxygen transports into the fetus and carbon dioxide, ये देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस इसके अंदर आएगी मदर के टिश्यू के अंदर, मतलब प्लेसेंटा के अंदर जाएगा ताकि मदर उसको वापस एक्सक्रीट कर दे। क्लियर है ये वाली बात? तो ये प्लेसेंटा के थ्रू ही होगा। इसमें दो तीन बातें क्या ध्यान रखनी है कि कोरियोनिक विल्लाए कौन बनाता है? ट्रोफोब्लास्ट। और कोरियोनिक विल्लाए किसका पार्ट है? फीटल टिश्यू का। और यूट्राइन टिश्यू किसका पार्ट है? मदर का, यानी कि मैटरनल टिश्यू है। दोनों मिलकर के ये ऐसे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे और ये दोनों मिलकर के बना देंगे प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो मदर और फीटस के बीच में एक जबरदस्त कनेक्शन है, ठीक है, ये कनेक्शन बना रहता पूरी प्रेगनेंसी में, राइट। तो ये कनेक्शन ही इसको प्रोवाइड करता रहेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होते रहेंगे, इसमें ऑक्सीजन आएगी, न्यूट्रिएंट्स आएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो पास होते रहेंगे, राइट। चलो अब देखो दीज विल्लाए, ये ध्यान से देख लेना डायग्राम, वही डायग्राम है और कुछ नहीं है। दीज विल्लाए आर सराउंडेड बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड। हाँ, मैटरनल ब्लड भी होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ना आर्टरीज, वेन सब कुछ होगा। एक और चीज मैं बता दूं, जो ये एम्ब्लाइकल कॉर्ड है बच्चों, इसके अंदर ना मैं किससे बना दूं ये, हाँ, एम्ब्लाइकल कॉर्ड के अंदर वेन्स और आर्टरीज होती हैं जो लेकर के जाएंगी ना, ऑक्सीजन को लेके आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजेगी, फूड को लेकर के आएगी। तो यहाँ पर वेन्स और आर्टरीज प्रेजेंट होंगी, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं है तुम्हारे में, इसलिए इतनी बात पता हो बस काफी है। कोरियोनिक विल्लाए एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड। ये मेरा हाथ लग गया था, लग रहा है, इसीलिए हो गया। रुको, इसको ठीक कर देते हैं। इंटरडिजिटेटेड, डिजिटेटेड, ये वर्ड लिख लेना। डिजिटेटेड का मतलब होता है ये, ठीक है, डिजिटेटेड विद ईच अदर एंड फॉर्म अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट दैट इज placenta। तो what is placenta? It is the structural and functional unit between mother and fetus, right? It is formed between fetus and maternal body। and role of placenta अभी मैंने डिस्कस किए, it facilitates exchange of material between mother and fetus, ठीक है। placenta facilitates supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of carbon dioxide and waste materials produced by the embryo। नहीं तो कैसे जाएंगे वो वेस्ट मटेरियल्स, कैसे जाएगा? मदर के थ्रू ही तो बाहर आएगा, मदर के थ्रू ही अंदर आएगा, राइट। मतलब मदर के थ्रू ही न्यूट्रिएंट्स आएंगे, ऑक्सीजन आएगा, और मदर के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय फीटस एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स मदर के थ्रू ही बाहर आएंगे, मतलब प्लेसेंटा के थ्रू मदर के पास जाएंगे। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलाइकल कॉर्ड। ये एक कनेक्शन है, ये बहुत बार बच्चों पूछा भी जाता है। नेम द कनेक्शन बिटवीन, हाँ, बिटवीन फीटस एंड प्लेसेंटा थ्रू अम्बिलाइकल कॉर्ड। तो ये सारा एक्सचेंज कहाँ से हो रहा है? अम्बिलाइकल कॉर्ड के थ्रू, which helps in transport of substances between mother and fetus। क्लियर? इस स्लाइड में से कोई किसी का डाउट? सब क्लियर है ना? तो क्या क्या होता है पता लग गया।
कोरियोनिक विलाय प्रेजेंट होती है फीटस में, यूट्राइन टिश्यू यानी एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है मदर में, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर के बनाते हैं प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा ही इनको ट्रांसपोर्ट ऑफ ये सारा मटेरियल प्रोवाइड करता है, द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स, और किसके थ्रू? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। याद रहे तुम्हें ये, अम्बिलिकल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ फीटस, नॉट मैटरनल टिश्यू, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटा में दोनों का पार्ट आता है, राइट। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एंडोक्राइन टिश्यू, अब हार्मोन क्रिएट करने की बारी आ गई, एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स like human chorionic gonadotrophin, that is HCG। बच्चों कोई बताएगा what is the role of HCG? शिवांश? हाँ, HCG maintains corpus luteum। अब देखो अर्ली स्टेजेस में ये HCG ही है प्रेगनेंसी के टाइम जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, क्योंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन स्क्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन अगेन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। तो ये हो गया ना, पूरा एक साइकिल चल गया। तो इसलिए HCG बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, राइट। नाउ ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, अब प्लेसेंटा ये HPL भी स्क्रीट करता है, इसका क्या रोल है? इसमें भी ये भी लिखवा देती हूँ। इसका रोल है मदर की बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, तो आप कह सकते हो यहाँ पर ब्रेस्ट ग्रोथ में हेल्प करता है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बाद में तो ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन आ जाएंगे, आने शुरू हो जाएंगे, अभी ये इस वक्त ये हेल्प करता है HPL, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये भी देखो प्लेसेंटा भी स्क्रीट कर रहा है। हमने पढ़ा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कौन स्क्रीट करते हैं, अब यहाँ प्लेसेंटा भी स्क्रीट कर रहा है, देखो, राइट। तो ये भी अब ध्यान रहे, दिमाग में रहे ये बात भी कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो स्क्रीटेड बाय प्लेसेंटा। हमने तो पढ़ा था कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन स्क्रीट करता है, और एस्ट्रोजन कौन स्क्रीट करता है? फॉलिकल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स करते हैं ना, ये पढ़ा था ना हमने पहले। लेकिन यहाँ पर अब देख रहे हो तुम, यहाँ पे प्लेसेंटा भी स्क्रीट कर रहा है। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी hormone relaxin is also secreted by ovary, not placenta। अब ये relaxin कौन secrete कर रहा बच्चों? इसको secrete कर रहा है ओवरी, ताकि डिलीवरी इजी हो, बर्थ इजी हो, बर्थ ऑफ द बेबी, पार्चुरेशन इजी हो, राइट। तो ये रिलैक्सिन हार्मोन secrete करता है, राइट। नाउ HCG, HPL, रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब देखो इसमें कितनी तरह के पार्ट्स हैं जानने के लिए, बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चन आते हैं इस वाले पार्ट में। कितने सारे हार्मोन की लिस्ट पढ़ी तुमने, उनमें से सिर्फ HCG, HPL एंड रिलैक्सिन जो प्रेगनेंसी के टाइम ही प्रोड्यूस होते हैं, राइट। समझ आया? ऐसे नहीं प्रोड्यूस होते, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही प्रोड्यूस होते हैं। ये वाला हार्मोन जैसे पूछ लेंगे तो ये आप बताओगे ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही प्रोड्यूस होता है। और कौन करता है? कौन करता है बच्चे? प्लेसेंटा। सब एक इसमें से देखो, मैं तुमसे 2-3 क्वेश्चन बोलती हूँ। विच हॉर्मोन्स आर स्क्रीटेड बाय प्लेसेंटा? तो आप बता दोगे, ये पूरी लिस्ट है। विच हार्मोन इज स्क्रीटेड बाय ओवरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो बता दोगे रिलैक्सिन। विच हॉर्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो ये 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधे सीधे बन गए। अब इन्हीं को उल्टे तरीके से भी बना सकते हो, राइट बच्चों? एनी डाउट? अब देखो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ हॉर्मोन्स लाइक एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो ऑलरेडी बॉडी में पहले भी प्रोड्यूस हुए होते ही हैं, कॉर्टिसोल, ये भी पढ़ चुके हो तुम। कहाँ कौन स्क्रीट करता है कॉर्टिसोल? एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एंड प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, सारे पढ़े हुए हैं तुमने, ये है ना, सारे ये सारे हॉर्मोन्स, इनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज टू सेवरल टाइम्स इन मैटरनल ब्लड। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि इनको फीटस की ग्रोथ भी तो देखनी है।
फीटस की ग्रोथ भी और मदर की ग्रोथ भी, दोनों की ग्रोथ को संभालने के लिए, उनमें हेल्प करने के लिए इन सब का लेवल इंक्रीज होगा। अब सबके बारे में तुम जानते हो, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेंगे, या फिर ये देखो सारा लिखा हुआ है यहाँ पर, फीटस की ग्रोथ को भी हेल्प करेंगे ये। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हॉर्मोन्स essential for supporting fetal growth, metabolic changes in mother, क्योंकि metabolic changes मदर के अंदर भी इंक्रीज हो जाएंगे जब फीटस की भी तो लाइफ को वो सपोर्ट कर रही है ना। देन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये सब करने के लिए इन हॉर्मोन्स का लेवल जस्ट डबल नहीं, कितने फोल्ड्स इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो आपको देखना है कौन कौन से हॉर्मोन्स का लेवल सेवरल फोल्ड इंक्रीज होगा। अब देखो इनमें से वो वाले हार्मोन नहीं है जो बताए थे, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हार्मोन है, वो तो प्रोड्यूस होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में। कौन कौन से बताए थे, एक बार कोई बता देगा? HCG, HPL, रिलैक्सिन। ठीक है, देखो उनमें इनमें वो वाले नाम नहीं है, वो तो प्रेगनेंसी में ही स्क्रीट होते हैं। तो ध्यान रहे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इनका लेवल जरूर सेवरल फोल्ड इंक्रीज होगा। और इनका रोल क्या है ये देख रहे हो, सपोर्टिंग फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। हो गया क्लियर? अब देखते हैं हम आगे, नेक्स्ट पार्ट है गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है बच्चों? हमने पढ़ा मोरुला बना था, मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बना था, ब्लास्टोसिस्ट को हम ब्लास्टुला भी बोल सकते हैं, इट इज अनदर नेम ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, राइट? तो इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, जो ब्लास्टोसिस्ट की बात कर रहे हैं, इनटू गैस्ट्रुला। कैसे कन्वर्ट होगा गैस्ट्रुला में? विद द डेवलपमेंट ऑफ 3 जर्म लेयर्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रुलेशन। इसका मतलब अगर मैं बोलूं, यहां पे मैं एक बार लिख भी देती हूं, सबसे पहले जाइगोट था, जस्ट तुम्हें रिमाइंड कराने के लिए, जाइगोट से बन गया बच्चों मोरुला, मोरुला से क्या बना? ब्लास्टुला, एंड ब्लास्टुला से क्या बना? गैस्ट्रुला। ठीक है, देखो जाइगोट से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला, ये स्टेजेस हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, ये भी आपको पता होनी चाहिए, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला इनटू गैस्ट्रुला विद डेवलपमेंट ऑफ 3 germ layers is called gastrulation. Germ layers are formed by movement of cells. Cells इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तभी बनेगी germ layers. क्लियर? अभी तक तो वहीं पे डेवलप हुए जा रहे थे, अब सेल्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड द सेलुलर मूवमेंट्स आर कॉल्ड मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अब आगे जाकर ऑर्गन बनाने शुरू कर देने हैं। अभी तक तो एम्ब्रियो ऐसे ही पड़ा हुआ है बस स्ट्रक्चर, अब इधर उधर जाएंगे ये, आंख नाक कान मुंह सारी बॉडी के ऑर्गन बनाने वाले हैं ये। जैसे ही जर्म लेयर्स बनेंगी, अब ये जर्म लेयर्स आगे बॉडी के ऑर्गन्स बनाएंगे। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे हम। देयर आर 3 germ layers, जानते हो हम ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म आउटर, मेसोडर्म मिड एंड एंडोडर्म इनर। अगर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो हमने पढ़े थे उसमें कौन कौन सी लेयर होती हैं? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, नॉट मेसोडर्म। ठीक है, पढ़ा था ना, ये याद है ना सबको? तो लेकिन हम क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं तो ये 3 लेयर बनेगी। अब इसमें ये भी देख लेते हैं, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बट लिटिल एक्स्ट्रा मैंने बताया हुआ है, कौन सी लेयर पहले डेवलप होएगी, कौन सी उसके बाद। द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लेयर देखेंगे हम क्या है। ईच जर्म लेयर गिव्स राइज टू स्पेसिफिक टिश्यू, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम ऑफ यंग वन। बच्चों तुम्हारे ना, इसलिए मैंने करवाया नहीं है, किसी को फिर भी जानना है तो मेरे पास आ जाना। पहले हम लोग करवाते थे पूरा डिटेल में, कौन सी जर्म लेयर क्या क्या बनाती है, एक्टोडर्म कौन कौन से ऑर्गन बनाएगी, मेसोडर्म कौन कौन से ऑर्गन बनाएगी, एंडोडर्म कौन कौन से, जैसे एंडोडर्म गट बनाती है, एक्टोडर्म नर्वस टिश्यू बनाता है। तो तुम्हारे 11th में थोड़ा थोड़ा सा है ये,
मतलब कुछ कुछ बताया हुआ है, पूरा डिटेल में नहीं है, इसलिए स्किप किया है क्योंकि नहीं है तुम्हारे उसमें। फिर भी किसी को जानना है तो मेरे पास तो पूरा चार्ट भी बना हुआ है वो, ठीक है, तो मेरे से ले सकते हो, मैं शेयर कर दूंगी। फेट ऑफ जर्म लेयर्स इज सेम इन ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ये एंडोडर्म है, एंडोडर्म क्या बनाती है, गट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो चाहे वो हम है, चाहे वो डॉग है, चाहे वो कैट है, चाहे वो एलिफेंट है, चाहे वो शेर है, चाहे वो चीता, कुछ भी कोई भी एनिमल है, सब में एंडोडर्म ही गट बनाएगी। ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा विद एनिमल, नहीं, सब में, मतलब हर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के अंदर एंडोडर्म ही गट बनाएगी। राइट, क्लियर हुआ? द सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर्स, देखो सबसे पहले बनती है एंडोडर्म, बाहर से नहीं है ये, फिर उसके बाद बनती है एक्टोडर्म, लास्ट में बनती है मेसोडर्म। राइट, मेसोडर्म बाद में बनती है। पहले तो हम ये भी करते थे ये तीनों लेयर कैसे डेवलप होती है, अब नहीं, छोड़ दिया क्योंकि अब है नहीं उसके अंदर। द इनर सेल मास, ध्यान होगा आपको, इनर सेल मास बनता है जब, याद आया ब्लास्टोसिस्ट के अंदर पढ़ा था ना हमने, ये इनर सेल मास है, और ये ट्रोफोब्लास्ट है, ये वाली लेयर ट्रोफोब्लास्ट बनाएगी, और ये ब्लास्टोसील कैविटी है ना। तो इनर सेल मास कंटेन सर्टेन सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स, कभी सुना है स्टेम सेल्स के बारे में, है ना, विच हैव द पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। तो कई लोग अपने ये प्रिजर्व करा लेते हैं स्टेम सेल्स को, सुना होगा ये भी तुमने, बड़े बड़े सेलिब्रिटी अपने स्टेम सेल्स को प्रिजर्व करा लेते हैं ताकि कभी बाय चांस कोई हेल्थ इशू आए, चैलेंज आए, तो स्टेम सेल्स हेल्प करते हैं बाद में। ठीक है, क्लियर है बच्चों? मैं शेयर कर दूंगी ये भी, बाय चांस किसी का कुछ छूट भी गया होगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम ऑर्गेनोजेनेसिस, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब जरा अपने आप को विजुअलाइज करो कि हम कितने से थे, फिर कितने बड़े हुए, कब कितने बड़े हुए, कौन से मंथ में क्या ऑर्गन बने, ये वाला। ठीक है, हमने जाइगोट पढ़ लिया, मोरुला पढ़ लिया, ब्लास्टुला पढ़ लिया, अब ये गैस्ट्रुलेशन वाला पीरियड है, ऑर्गन फॉर्मेशन वाला। अब देखेंगे, अब कुछ बड़ी अमेजिंग बातें पता लगेगी जो तुम्हें सोच में भी नहीं होगा कि अच्छा इस मंथ में ये भी बन जाता है। देखो इंटरेस्टिंग, ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। अब ऑर्गन्स कैसे डेवलप हुए? द जर्म लेयर्स अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स टू गिव राइज टू टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गन का बनना इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोजेनेसिस। राइट, तो अब देखेंगे कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम, वो पूरे 9 मंथ्स के टाइम, कब कौन से मंथ में क्या ऑर्गन बनता है, ये देखेंगे हम। राइट, तो इसमें देखो हम क्या क्या देखेंगे। तुम्हें ये तो पता 9 मंथ्स में 3 मंथ्स, तीन मंथ के 3 पीरियड माने जाते हैं, फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकेंड ट्रिमेस्टर, थर्ड ट्रिमेस्टर। ठीक है, तो जो फर्स्ट ट्रिमेस्टर वाला देखो, फर्स्ट मंथ में ही, by the end of first month of pregnancy, oh interesting, heart is developed. हार्ट पहले महीने ही बन जाता है, और पहले महीने में कितना बड़ा होता होगा बच्चा, सोचो जरा, कितना बड़ा एम्ब्रियो होता होगा, बहुत छोटा सा, सोच भी नहीं सकते, मतलब एक पी से भी छोटा कह लो, और हार्ट सुन जाता है उसमें। ठीक है, मेरे हस्बैंड डॉक्टर दीपक ये फीटल हार्ट स्पेशलिस्ट है, फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, तो फीटल हार्ट स्पेशलिस्ट है। इतना सोचो, इतना छोटा सा, और उसमें भी हार्ट भी सुन जाता है। इतने 1 महीने के बच्चे में सोचा नहीं होगा कभी भी, 1 मंथ के बच्चे में ये हार्ट निकल आया, मतलब हार्ट की धड़कन सुन गई, बीट सुन गई, तो प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। राइट, अब आइए, by the end of second month of pregnancy, limbs and digits develop. Second month में भी छोटा सही है, लेकिन limbs and digits develop हो गई। ठीक है, फास्ट ग्रोथ होती है ना, इंटरेस्टिंग। एंड by the end of फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि थर्ड मंथ, क्या क्या बना? most of organ systems develop, for example limbs,
एक्सटर्नल जेनिटेलिया वेल डेवलप्ड। मतलब 3rd मंथ के बाद तक बॉय या गर्ल पता लग जाता है। वो बात अलग है कि बताते नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है पता लगे भी, और इस ये नहीं है, अलाउड नहीं है। PNDT एक्ट है, सुना PNDT एक्ट? PNDT एक्ट होता है कि इसमें अलाउड नहीं होता आपको सेक्स डिटर्मिनेशन का करने का बताना। अगर कोई रिसेप्शन पे आके बोल भी देना कि हमें ये कराना है, तो हम लोग उस टाइम पे, मतलब रिसेप्शन पे उनको ये अलाउड होता है पुलिस बुला ले कि देखो ये बंदा सेक्स डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है, अंदर तक तो बात भी नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, राइट। तो नेक्स्ट है 4th मंथ में ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है, इन्हीं की डेवलपमेंट चल रही है। और 5th मंथ बड़ा इंटरेस्टिंग है। 5th मंथ अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड। अब भैया उसके सिर पर बाल भी आ गए, ओ बंदा खुश, बल्ले बल्ले हो गई, उसके भंगड़ा चालू हो गया, उसकी फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस। ठीक है, उसके हेयर आते ही समझ लो, ऐसे याद करने का तरीका बहुत अच्छा है, उसके हेयर आ गए, बंदा खुश, बल्ले बल्ले, मतलब उसके लिए भंगड़ा करने का टाइम आ गया, अब वो किक मार रहा है। ठीक है, पता लगता है मूवमेंट स्टार्ट हो गई है। क्लियर। अब उसके बाद आइए 6th मंथ, यानी कि एंड ऑफ 2nd सेमेस्टर। 2nd सेमेस्टर में क्या क्या हुआ? बॉडी इज कवर्ड विद हेयर एंड आईलिड सेपरेट, ये आईलिड सेपरेट, उसको दिखने लग जाता है जैसे, एंड आईलैशेस फॉर्म, आईलैशेस भी बन गई और आईलिड भी सेपरेट हो गई, नहीं तो पहले उससे बंद थी। क्लियर। अब आइए 9th मंथ में, यानी 3rd सेमेस्टर में, 3rd ट्राइमेस्टर में, फुल्ली डेवलप्ड फीटस। ठीक है, पूरा 9 मंथ्स, यानी कितने डेज हुआ? 280 डेज का पीरियड होता है। 9 मंथ से कुछ डेज ऊपर ही, 1 वीक के करीब ऊपर होता है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा टाइम ही। 9 मंथ्स के आसपास बच्चा रेडी है, रेडी फॉर डिलीवरी। अब उसको बस दुनिया देखनी है, अब वो रेडी हो रहा है, अब वो दुनिया देखनी है और जल्दी से जल्दी कब बाहर निकलूं, अब उसको ये है मन में कि अब मैं बाहर आना है बस। ठीक है, तो 9 मंथ्स के बाद वो रेडी टू कम आउट। क्लियर हुआ बच्चों? इसमें से बड़े क्वेश्चन आते हैं कि हार्ट कब डेवलप होता है, 5th मंथ में क्या होता है, या उसके आई लैशेस कौन से मंथ में सेपरेट होते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो ये इजीली याद हो जाएगा तुम्हें। लेम्स कब डेवलप होगा, डिजिट्स कब डेवलप होंगे, हार्ट कौन से मंथ में सुनाई देता है, इस तरह के। क्लियर है ना ये? चलो अब आगे देखें हम। अब देखेंगे हम एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स के बारे में। बच्चों कौन बताएगा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कौन सा पार्ट बनाता है? स्टार्टिंग में मैंने बताया था, अगर तुम्हें ध्यान हो, हमने किया था जब मोरुला बना, फिर मोरुला के कुछ सेल्स पेरिफ्री में एडजस्ट हो गए, क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। यस, ट्रोफोब्लास्ट बनाता है ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, प्रोड्यूस्ड बाय ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, नीड फॉर फीटल मेम्ब्रेन्स। पहले जो पानी में रहते थे ना, उनको ज़रूरत नहीं थी फीटल मेम्ब्रेन की, क्योंकि उनके लिए प्रोटेक्शन थी पानी ही। लेकिन बाद में फीटल मेम्ब्रेन की क्यों ज़रूरत पड़ी? एन एक्वेटिक एम्ब्रियो इज सराउंडेड बाय वाटर विच प्रोटेक्ट्स इट, बट इन लैंड वर्टिब्रेट्स इट इज़ डन बाय फीटल मेम्ब्रेन। बच्चों ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है, क्यों लैंड वर्टिब्रेट्स में फीटल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो तो पहले से ही उसके अंदर है। अब इसीलिए यहाँ पर फीटस मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वाटर नहीं होता, एनिमल तो लैंड पर है ना, ड्राई कंडीशन में है, इसलिए। ठीक है, क्लियर है? देयर आर 4 फीटल मेम्ब्रेन्स। योक सैक बिल्कुल वेस्टिजियल, स्टार्टिंग में ही ये खत्म हो जाएगा। एलेंटोइस, दीज आर वेस्टिजियल। ये दो जो है ना, योक सैक एंड एलेंटोइस। उसके बाद एमनियोन है, एक कोरियोन है। अब ये हम देखेंगे इसमें, ये एक बार इस डायग्राम में भी देख लेते हैं, मैंने ये अलग से डायग्राम पेस्ट किया बच्चों, ये देखो इसमें क्या है, एमनियोन कौन कौन सी, एमनियोन कोरियोन देख लो, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, मैं अलग से दिखा देती हूँ तुम्हें, इससे दिखाती हूँ।
ठीक है, ये देखो, ये वाली जो दिख रही है तुम्हें ब्लू कलर की, दिस इज एमनियोन, जो मैंने ये बना दी, जो अंदर की साइड पे मतलब जो डायरेक्ट टू जहां पे ये एम्ब्रियो को एक्सपोज्ड है, दिस इज कॉल्ड एज एमनियोन। और कोरियोन ये वाली लेयर है, ये वाली लेयर कोरियोन है, ये वाली, दिस इज कोरियोन, आउटर लेयर इज कोरियोन, ठीक है। और इसमें मैं तुम्हें ये भी बता दूं, ये देखो छोटा सा दिख रहा है तुम्हें यहाँ, दिस इज योक सैक। योक सैक का क्या रोल है स्टार्टिंग फेज में ना, ये हीमोपाइसिस में हेल्प करता है, ब्लड बनाने में स्टार्टिंग में, बाद में तो इससे डिजनरेट ही हो जाना है। एक और इसमें दिखाया नहीं हुआ, वो यहाँ पर होता है, यहाँ पर एम्ब्लाइकल कॉर्ड के अंदर, एलेंटोइस बोलते हैं। मैं स्टार्टिंग वाले डायग्राम में भी दिखा देती हूँ, इसको बोलते हैं एलेंटोइस, जो एम्ब्लाइकल आर्टरीज और वेन्स बनाता है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब इस डायग्राम में ध्यान से देख लो क्या क्या दिख रहा है तुम्हें। ये हो गया एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बेबी पड़ा हुआ है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड बेबी का यूरिन ही होता है, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है ये एमनियोटिक फ्लूइड है, और ये एम्ब्रियो है, नजर आ ही रहा है तुम्हें, एंड दिस इज यूट्रस, राइट, एंड दिस इज कोरियोन। एमनियोन ये वाली है, ये वाली लेयर है बच्चों, ये कंफ्यूज नहीं करना, ये वाली लेयर एमनियोन है, ये वाली जो अंदर की तरफ है, और ये छोटा सा जो है ये योक सैक दिख रहा है, एंड एम्ब्लाइकल कॉर्ड इज दिस, ये है ना जो, ये इससे नहीं दिख रहा, ये या इससे, ये एम्ब्लाइकल कॉर्ड है बच्चों, ये वाला यहाँ से लेकर ऐसे आ, ये एम्ब्लाइकल कॉर्ड है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा मैंने स्टार्टिंग में जो बताया था ना, ये प्लेसेंटा, क्लियर, ये सारा डायग्राम क्लियर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एम्ब्रियो ग्रो करेगा। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें एक वो भी डायग्राम दोबारा से दिखाना चाह रही हूँ, उसमें कुछ मिस ना हो गया हो। फर्स्ट वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम, ये अर्ली स्टेजेस में है, जब एम्ब्रियो अर्ली स्टेजेस में था। डिफरेंस दिख रहा है ना, उसकी डेवलपमेंट और इसकी डेवलपमेंट में फ़र्क पता लग रहा है ना, ये अर्ली स्टेजेस में है। तो इसमें देखो ये है एम्ब्लाइकल कॉर्ड, हाँ इसमें मैं ये दिखाना चाह रही थी, ये प्लेसेंटल विल्ला है, मतलब ये प्लेसेंटा है, ये यहाँ से लेकर के ये प्लेसेंटा है, राइट, जिसके अंदर कोरियोनिक विल्लाए और एंडोमेट्रियल लाइनिंग दोनों मिलकर के बना रहे हैं, ये हम कर चुके हैं। हाँ ये देखो, ये योक सैक है बच्चों, ये दिखा रही थी मैं, यहाँ पर जो दिखाया हुआ है ना, तुम्हें आ भी सकता है, ये योक सैक है, और इसमें जो एलेंटोइस है वो ये है, ये है एलेंटोइस, यहाँ मार्क नहीं किया हुआ ना, एलेंटोइस, राइट। और ये वाला पोर्शन एम्ब्लाइकल कॉर्ड है, बाकी एम्ब्रियो, और यहाँ पर ये दिस इज थिक प्लग ऑफ म्यूकस फॉर सेफ्टी ऑफ फिटस, राइट। बाद में जब ये थिन हो जाएगा डिलीवरी के टाइम म्यूकस, तब बेबी बाहर आना इजी है, ठीक है। बर्थ कैनाल के अंदर से बेबी जब डिलीवर होगा तब ये म्यूकस हो जाएगा थिन, राइट। तो चलो अब हम एक बार और देख लेते हैं ये, हाँ अब इस डायग्राम में देख लो, अब कुछ बचा तो नहीं है, क्लियर हो गया। अब ये थोड़ा मैच्योर एम्ब्रियो है, वो अर्ली एम्ब्रियो था, राइट। इसमें आपको दिखा दिया क्लियरली एमनियोन कोरियोन, एमनियोन अंदर की तरफ है जिसने एमनियोटिक फ्लूइड की दीवार बनाई हुई है, एमनियोन के बाहर कोरियोन है, ठीक है, हो गया ना। इसमें कुछ पूछने का तो नहीं है, इसके अंदर देख लो, अभी भी कोई डाउट है तो कर सकते हो। अब हमारा इसमें लास्ट टॉपिक आ गया पार्चुरेशन, ठीक है। पार्चुरेशन क्या है? इट इज द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग, ये वाला कलर, ये कलर दिखता नहीं है ना, एक्सपेलिंग द फुल टर्म फीटस फ्रॉम द मदर्स यूट्रस, क्लियर। What is the difference between fetus and infant?
सुना फीटस इन्फेंट, हाँ हाँ, फीटस अभी मदर की वोम में ही है, और इन्फेंट बाहर आने के बाद उसको बोलते हैं इन्फेंट। हाँ इन्फेंट, हाँ मतलब 6 मंथ्स तक कह सकते हो, जब तक ब्रेस्ट फीडिंग ले रहा है तो इन्फेंट बोलते हैं, और फीटस बोलते हैं जब मदर की वोम में है। क्लियर? तो उसको फीटस बोलेंगे। और द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस is called as parturition, or you can say childbirth is called as parturition. Clear है? The average duration of human pregnancy is about 9 months. पता है सबको, 280 days called gestation period. तो आपको ये पूछ सकते हैं what is gestation period? That pregnancy period is called as gestation period. Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. न्यूरो एंडोक्राइन, देखो हार्मोन से रिलेटेड ही है, हार्मोन मैटर्स अ लॉट, तो इसमें नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है, नर्वस सिस्टम में भी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, तो ये है न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, इसको कंट्रोल करेगा, पार्चुरेशन को रेगुलेट करेगा। बच्चों ये जो अब मैं क्वेश्चन बोलने वाली हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने देखा है ये एग्जाम में, ठीक है, आज से 5 साल पहले भी, आज से मतलब पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन। ध्यान रहे, अच्छे से नोट कर लो, मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो कि सिग्नल्स कहाँ से आए कि अब बच्चे को बाहर आना है, वो कब कह रहा है, मतलब कब पता लगेगा मदर को भी बच्चा बाहर आने वाला है, ये बहुत कब बेबी को बाहर आने का टाइम हो गया काइंड। तो सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट्स फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस। एक तो ये दो है बच्चों, ये फुल्ली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा, दोनों लिखना है, एक भी लिखोगे एक छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। कई ऑप्शंस में लिख देते हैं प्लेसेंटा से आ रहे सिग्नल, फुल्ली डेवलप्ड बेबी से आ रहे, दोनों से आ रहे, या फिर कोई फोर्थ ऑप्शन होगी। तो ध्यान रहे फुल्ली डेवलप्ड फीटस भी है इसका और प्लेसेंटा भी है। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही, इस टाइम पे मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी के टाइम प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होगा या लो होगा? सोच के बताओ। पूरी प्रेगनेंसी में चल रहा है, मेंटेन करनी है, प्रेगनेंसी मेंटेन करनी है, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बना रहना चाहिए। अब तो बेबी को बाहर आना है, अब क्या ज़रूरत है ना? तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिप कर जाएगा, फिर एंडोमेट्रियम अपने आप झड़ना शुरू हो जाएगी, अब बाहर निकलने की तैयारी है। समझ आ गया ना, ये रिलेशन समझ में आ गया ना? अब अपने आप ही डिप कर जाएगा, अब ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या होगा, फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा से आएंगे सिग्नल्स फॉर डिलीवरी ऑफ द बेबी। अब ध्यान से पढ़ लो, ये कैसे भी क्वेश्चन की फॉर्मेट में तुम्हें आ सकता है। These signals induce mild uterine contractions called fetal ejection reflex। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती जिसको लेबर पेन के नाम से भी बोलते हैं, तो ये इंड्यूस करते हैं और इसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सिस। और ये जो होते हैं ना लेबर पेन भी ऐसे नहीं होता कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं, ऐसे नहीं होता कभी भी। शुरू में रुक के आएंगे, जैसे 10 मिनट्स के गैप पे, फिर 8 मिनट्स के गैप पे, फिर 6 मिनट्स के गैप पे, इस तरह से चलेगा ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा दुनिया के शायद सबसे ज़्यादा बड़े पेन में से एक लेबर पेन है, तब तुम बाहर आए हो। ठीक है, क्लियर? दिस रिफ्लेक्स ट्रिगर्स रिलीज ऑफ, बच्चों एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। ध्यान रहे, मैटरनल पिट्यूटरी। अब पिट्यूटरी तो उसकी भी बन गई है, फीटस की भी। फीटस, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, फीटस की या मदर की पिट्यूटरी। तो ध्यान रहे ये कहाँ से रिलीज हो रहा है, दिस रिफ्लेक्स ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। इस लाइन में से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, अकेली लाइन में से। रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। अब एक तो ऑक्सीटोसिन का रोल हो गया कॉन्ट्रैक्शन में, लेबर पेन में, ये हार्मोन रिलीज हुआ, फिर और लेबर पेन कॉज करेगा, जितना रिलीज होगा फिर और पेन कॉज करेगा। इसीलिए कई बार लेबर पेन, कई बार फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी लगा देते हैं कि उसको लेबर पेन बने रहे। राइट? समझ आई?
तो ये ऑक्सीटोसिन, एक और रोल पढ़ा है तुमने ऑक्सीटोसिन का, क्या प्रेगनेंसी के बाद काम आता है वो मिल्क इंजेक्शन में, राइट। चल, ऑक्सीटोसिन कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, stronger and stronger and stronger uterine contractions which stimulates further contraction, cycle चल पड़ेगा ये समझ लो, which leads to expulsion of baby from uterus, that is called as parturition. तो ये ऑक्सीटोसिन ही लेबर पेन कॉज कराता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज कराता है, जिससे पार्चुरेशन होगा, बेबी डिलीवर होगा। क्लियर, समझ आ गई इसमें क्या क्या चीजें हमने पढ़ी हैं। अब आइए नेक्स्ट, आफ्टर द डिलीवरी ऑफ बेबी। अब ये मैंने इन्फेंट लिखा है, फीटस नहीं लिखा, इन्फेंट। द प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड आर ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट, कॉल्ड आफ्टर बर्थ। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, यही एक रीज़न है जो पिंड में, विलेजेस में जो डिलीवरीज होती हैं, जिसके कारण मदर की डेथ हो जाती है, क्योंकि ये पूरी तरह से बाहर नहीं निकालते और अंदर वो इन्फेक्शन, पॉइजन क्रिएट कर देता है, इन्फेक्शन क्रिएट कर देता है बॉडी के अंदर। तो ये इनको बाहर निकाला जाता है, कॉर्ड को भी और प्लेसेंटा को भी पूरी तरह से बाहर निकालते हैं, जिसको बोलते हैं आफ्टर बर्थ्स, राइट। जो भी डिलीवरीज होती हैं नॉर्मल डिलीवरीज में, तो ये खास ख्याल रखा जाता है बेबी के बाहर आते ही प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड को भी पूरा बाहर निकाला जाए, ये ख्याल रखते हैं डॉक्टर्स। लेबर मीन्स द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्राइन वॉल लीडिंग टू पार्चुरेशन आर कॉल्ड लेबर, ठीक है। नाउ लैक्टेशन। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीछे भी हमने पढ़ा ना, HPL हार्मोन भी पढ़ा था, है ना। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ मदर अंडरगो डिफरेंशिएशन, स्टार्ट टू प्रोड्यूस मिल्क टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। इसमें HPL भी हेल्प करता है, और कौन सा हार्मोन हेल्प करता है? प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी हेल्प करेगा। नाउ दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग infant. A nursing mother can secrete 2 liters of milk daily, right? And mother's milk contains protein, casein. बच्चों ये NCERT में नहीं दिया हुआ, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा करवाया है ये। फैट, लैक्टोज, विटामिन्स, मिनरल्स, सॉल्ट, वाटर एंड एंटीबॉडीज, ठीक है। जो बच्चे ये फर्स्ट फीड लेते हैं, ये वो भी मैं आगे बताऊंगी, स्टार्टिंग का फेज जो है, तभी बोलते हैं ना बॉटल फीड नहीं दो, इन्फेक्शन का चांस है। और ये उसको, एक तो सबसे बड़ी बात है एंटीबॉडीज होती हैं, तो उसको बचाता है बीमारियों से, वो बीमार नहीं पड़ते जिन्होंने ब्रेस्ट फीड लिया हुआ है वो बच्चे, ठीक है। प्रोलैक्टिन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन रिलीज ऑफ मिल्क। ये दोनों हार्मोन के बारे में मैं पहले भी बता चुकी बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों हार्मोन का रोल क्या है। आफ्टर बर्थ द ब्रेस्ट फर्स्ट रिलीज इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। फर्स्ट रिलीज इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम, नॉट मिल्क, इट इज नॉट कॉल्ड एज मिल्क, इट इज फॉर मिल्क, मिल्क से पहले। एंड दिस येलोइश फ्लूइड कंटेन्स एंटीबॉडीज टू फाइट डिजीजेस। तो फर्स्ट मिल्क अगर बेबी को दिया जाए तो एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में जाएंगी, जिससे वो बीमार नहीं होगा, इम्यूनिटी अच्छी मिलेगी उसको, राइट। तुम्हारा एक और चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ वाला, उसमें देखेंगे एंटीबॉडीज के बारे में। अब ये एक छोटा सा टॉपिक और मैंने बनाया हुआ, ट्विंस के बारे में सबको ही रहता है जानने का, हमारी में नहीं दिया हुआ, बट ये 2 मिनट का टॉपिक है, ये भी कर लो बच्चों। ये तुम जानते हो ट्विंस 2 तरह के होते हैं, सबको पता है। एक बिल्कुल ही शक्ल मिलती है, मूवीज में देखा होगा, सलमान खान की मूवी भी है एक, और कितनी सारी मूवीज हैं ऐसी ऐसी। तो ये है आइडेंटिकल ट्विंस एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। देखो कैसे बनते हैं ये आइडेंटिकल ट्विंस, ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोजाइगोटिक, जो एक ही जाइगोट के डिवीजन से बने हैं, आइडेंटिकल, बिल्कुल ही शक्ल मिलती है, और वो ऑलवेज सेम सेक्स के ही होंगे, राइट। तो दे डेवलप फ्रॉम सिंगल जाइगोट, ये एक ही जाइगोट है, इसके जो 2 ब्लास्टोमियर बने ना, वो ब्लास्टोमियर सेपरेट हो गए और न्यूबॉर्न बन गए,
नहीं तो हम क्या पढ़ते हैं, ब्लास्टोमियर आगे डिवाइड कर करके एक ही एम्ब्रियो बनाता है, पता नहीं किन रीजन से दोनों ब्लास्टोमियर सेपरेट होकर के बना देंगे। इनका सेक्स सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम ही होगा, क्योंकि एक ही जाइगोट से बने हैं, आइदर ब्रदर होंगे या सिस्टर्स होंगे, राइट। और नॉन आइडेंटिकल को हम बोलते हैं डाइजाइगोटिक, रेयर कंडीशन होती है ये भी मोस्टली ना जो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, जो होते हैं ना IVF से करवाते हैं, तो उनके जब जाइगोट फेलोपियन ट्यूब में डालते हैं तो सिंगल नहीं डालते, क्योंकि इतना बड़ा एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है, 2 या 3 डाल देते हैं, जिससे डबलेट ट्रिपलेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो इनको बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस, डेवलप फ्रॉम 2 ओवा, 2 ओवा से बने हैं ये जाइगोट, 2 डिफरेंट जाइगोट, और जो कि न्यूबॉर्न में अराइज होंगे, एंड दीज कैन बी सेम और डिफरेंट सेक्स। तुमने ये भी सुना होगा कई बार 3 बेबीज, 4 बेबीज, 5 बेबीज भी डेवलप होने का, लेकिन वो सारे सर्वाइव नहीं करते। उनमें से भी अब तो खैर कितनी सारी टेक्निक आ गई, हमारे ही सेंटर पे देख लेते हैं अभी कौन से बेबी सर्वाइव करने वाले हैं, जो नहीं सर्वाइव करने वाले हैं। 3 है मान लिया, मदर के लिए भी कितना मुश्किल है 3 बेबी को पूरे 9 मंथ्स, तो 3 में से देख लेते हैं जो बेटर डेवलप्ड हैं उनको छोड़ के, जो अंडर डेवलप्ड है जिसका चांस अच्छा नहीं है, वो रिड्यूस करने का भी प्रोविज़न है, ठीक है। ये बहुत टीडियस काम होता है, लेकिन वो भी एक प्रोविज़न, राइट। समझ आ गई? अब इसमें से देख लो किसी का कोई डाउट है, कुछ है तो। एक छोटा सा टॉपिक और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने एक नाम लिया था फॉलिक्यूलर एट्रीजिया, ध्यान है? जान लो बच्चों, इसमें से क्वेश्चन बोलो बोलो। फॉलिक्यूलर एट्रीजिया क्या होता है बच्चों? फॉलिक्यूलर एट्रीजिया के बारे में भी देख लो। मैंने बताया था ना डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स, देखो इंटरेस्टिंग है टॉपिक, डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल्स अप टू प्यूबर्टी, है ना, ये पढ़ चुके हो। प्यूबर्टी के बाद तो कुछ हजार ही रह जाते हैं जो फॉलिकल्स हैं। इन 28 डेज ऑफ साइकिल 1 एग इज रिलीज, सबको पता है। तो इन 1 ईयर कितने एग रिलीज होंगे? 13। अब एक वुमन फर्टाइल कितने साल तक होती है? अराउंड अबाउट, जैसे मैंने यहाँ पर 32 ईयर्स लिखा है, मान लिया कि वो 13-14 ईयर्स में प्यूबर्टी आई, तो कितने साल में उसका मेनोपॉज आया, मतलब 32 ईयर्स के अकॉर्डिंग कितने साल में मेनोपॉज आया उसका? 46 ना, 46 के अराउंड, 45 के अराउंड आ जाता है। तो 32 ईयर्स के लिए फर्टाइल है, तो कितने एग्स रिलीज हुए ये क्वेश्चन आता होता है। तो आप ये 32 को 13 से डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया? 416 एग्स। तो ये इतने एग्स रिलीज हुए। इसमें से मतलब कोई भी आपको स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आ सकता है। सो 416 eggs have a chance to mature, others will degenerate. कहाँ मिलियंस में हुए थे अगर याद हो तो एम्ब्रियो में, और वो रिड्यूस होते 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 कितने रह गए? 416 के अराउंड। सब में इतना नहीं होता, कम ज़्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्यूबर्टी टाइम, मेनोपॉज टाइम, है ना। जिसका जितना लंबा मेनोपॉज का टाइम होगा 416 का नंबर बढ़ जाएगा, राइट। समझ आ गया बच्चों? तो इसके साथ ही चैप्टर खत्म होता है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो थैंक यू।